मेरा नाम यास्मीन है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुई और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। सारे गांव में मेरे हुस्न के चर्चे थे, लेकिन मैं किसी को मुंह नहीं लगाती थी। किसी मर्द की हिम्मत नहीं थी कि वो मुझसे बात कर सकता। मेरे अब्बा ने मुझे घोड़सवारी सिखाई थी। मैं अक्सर अब्बा के घोड़े पर सैर को निकल जाया करती थी। सारे गांव की लड़कियां और औरतें मुझसे खार खाती थीं, क्योंकि उनको मेरे हुस्न से काफी खदशात थे। वो काफी बेवकूफ थे। उन्हें लगता था कि यास्मीन उनके शोहर, बेटे या भाई को ले उड़ेगी, मगर यास्मीन यानी कि मैं इतनी गई गुजरी नहीं थी कि किसी भी रहते गहरे को अपने करीब भी आने देती। मैं बहुत मजबूत किरदार की मालिक थी और मेरे अब्बा ने मुझे बहुत कुछ सिखा रखा था कि ऐसे लोगों को कैसे काबू किया जाता है। जब भी किसी लड़के ने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा, उसे मैंने वो सजा दी कि उसके बाद सब ने तौबा कर ली। लेकिन मेरी किस्मत बुरी थी कि चौधरी के बेटे का दोस्त एक दिन हमारे गांव में आया हुआ था और उसने मुझे घोड़सवारी करते हुए देखा। मेरे घोड़े के सामने उसकी कार अचानक आ गई। वहां से एक मुलाजिम उतर कर आया। उसने मुझे कहा कि ए लड़की, तू अपनी घोड़ी पीछे कर ले या नीचे कच्ची में चली जा, सरकार की गाड़ी के आगे से हट जा। मैं जो कि हमेशा से अपनी मर्जी चलाती थी, उस दिन भी मैंने मुलाजिम को काफी कुछ सुना दिया और कहा कि अपने सरकार से कहो कि पीछे हो जाए, मैं अपनी घोड़ी कच्चे में नहीं उतारूंगी। मेरी बातें सुनकर चौधरी का दोस्त कार से उतरकर आ गया। उसने मुझे देखा और देखता ही रह गया। मेरी बहस वो बहुत इश्तियाक से सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने मुलाजिम से कहा कि तुम चुप रहो, इस लड़की को गुजरने दो, कार को साइड पर कर दो। वो अपनी मूंछों को ताव देता मुस्कुराकर बोला। मैंने उसे नखुवत से देखा और अपनी घोड़ी को एड़ लगाई। वो काफी देर तक वहीं खड़ा मुझे देखता जा रहा था। कुछ दिनों से मैंने देखा था, मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ वो चौधरी का दोस्त हमेशा दिखाई देता था। मेरे अब्बा ने बेटों की तरह मेरी तरबियत की थी, लेकिन वो ये बात भूल गए थे कि मैं थी तो बेटी ही। एक गरीब की बेटी की इज्जत अमीरजादों से महफूज रहना बहुत मुश्किल है। उस शख्स की आंखों में एक तपिश थी। मैं न जाने क्यों उसे देखकर घबरा जाती थी। एक बार उसने मुझे रोककर मेरा नाम पूछा था, लेकिन मैं जल्दी से वहां से भाग आई। मुझे बहुत खौफ आ रहा था। वो अमीरजादा था और उसकी बुरी नजरें थी मुझ पर। मैं खेतों से भागती हुई मुश्किल घर पहुंची थी। मेरा दिल खतरनाक हद तक तेज धड़क रहा था और हाथ पैर भी कांप रहे थे। आज से पहले मैं किसी से इतनी खौफजदा नहीं हुई थी। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं अब बाहर नहीं जाऊंगी। मैं जल्दी से अम्मा के पास आकर बैठ गई। सारी रात मुझे उसकी खौफनाक आंखें डराती रही। सुबह भी मेरा खौफ खत्म ना हो सका। शाम होने लगी, हर सू अंधेरा फैल रहा था। अम्मा ने अचानक मुझे कहा कि खेत से प्याज तोड़कर ला दो और भिंडियां भी लाना, सालन बनाना है। मैं ये सुनकर डर गई। अम्मा को बोला कि अब तो बहुत देर हो गई है, अम्मा सवेरे क्यों ना कहा। लेकिन अम्मा ने मुझे झाड़ पिलाई कि कोई देर नहीं हुई, रोज तो हर जगह दंदनाती फिरती है, अब तुझे मौत पड़ रही है। मजबूरन मैंने टोकरी उठाई और डरते डरते बाहर निकली। खेत घर से बहुत ही करीब थे, जहाँ हर तरह की मौसमी सब्जियां उगाई गई थीं। मैं सब्जी तोड़ने लगी और इधर उधर भी देखती जा रही थी। वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अब कुछ सुकून से सब्जी तोड़ने लगी, लेकिन उसी वक्त मुझे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। मैंने चौंक कर सर ऊपर उठाया तो सामने वही शख्स घोड़े पर सवार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ से टोकरी छूट गई और मैं जैसे तैसे वहां से भागने लगी। अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। वो मेरे पीछे आता जा रहा था और मैं गिरती पड़ती वहां से भाग रही थी। अब्बा, मैं जोर से चिल्लाई, लेकिन उसने अचानक मुझे पकड़कर अपने घोड़े पर लादा और घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा अब काफी तेज दौड़ रहा था। मेरा मुंह उसने एक हाथ से बंद किया हुआ था ताकि मेरी आवाज किसी तक ना पहुंच पाए। काफी दूर जाने के बाद वहां सड़क पर एक जीप खड़ी थी। उसने मुझे उतारा और जीप में जबरदस्ती डाला। दरवाजा लॉक करके उसने अपने मुलाजिम को घोड़ा वापस ले जाने का कहा
और जीप को काफी तेज रफ्तारी से भगाने लगा। मैंने बहुत शोर मचाया तो उसने मेरा मुंह कस के मेरे दुपट्टे से बांध दिया। हाथ पहले ही बांध चुका था। पूरी रात हम सफर करते रहे, वो कहीं भी रुकता ना था। उसने बस एक छोटे से कस्बे से पेट्रोल भरवाया था। सुबह होने वाली थी कि उसने बड़े से आहनी गेट के सामने जीप रोकी। चौकीदार ने गेट खोला और जीप अंदर जाने लगी। उसने मुझे खींचकर उतारा। मैंने बहुत जोर आजमाई की, लेकिन उसकी गिरफ्त से आजाद ना हो सकी। वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गया जहाँ पे बहुत से लोग बैठे थे। उसने मुझे कुछ औरतों के हवाले किया, इसे तैयार करो। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो औरतें मुझे खींचती हुई अंदर ले गईं। बेटी, हमारी बात मान लो, चौधरी आपसे निकाह करना चाहता है, एक औरत ने मुझे कहा। तो मैं चिल्ला उठी, नहीं करूंगी मैं इस घटिया इंसान से निकाह। वहाँ 4 औरतें थी और काफी ताकतवर भी थी। मुझे एक ने समझाया, अगर बेटी आप तैयार ना हुई निकाह के लिए तो चौधरी आपको अपनी दाश्ता बनाकर रख देगा। इसलिए बेहतर यही है कि इसी को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो और इज्जत की जिंदगी गुजारो, वरना बिना निकाह के ये हराम रिश्ता रखना पड़ेगा। उसकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कैसे ये सब कर सकती थी, लेकिन सच तो यही था कि वो मुझे इतनी दूर लेकर आया था और अगर मैंने निकाह ना किया तो वो मुझे फिर भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मजबूरन मैंने निकाह की हामी भरी। एक दिन में क्या से क्या हो गया था। मुझे अम्मा अब्बा की फिक्र हो रही थी, वो कितना रोए तड़पे होंगे मेरी गुमशुदगी का सुनकर। मैं रोती रही और वो जालिम शख्स जिसका नाम बहरोज खान था अब मेरा शोहर बनकर मेरा मालिक बन चुका था। या अल्लाह, अब मैं कैसे इस शख्स के साथ जिंदगी गुजारूंगी। अब मैं छोटी चौधरानी बन चुकी थी। हवेली में सब मेरी इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। बहरोज खान मुझ पर जान छिड़कता था। उसका कहना था कि उसने पहली नजर में ही मुझे अपना दिल दे दिया था और मेरे बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं उससे सख्त नफरत करती थी। मैंने कभी उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया था, हमेशा उसे धुतकारा था। लेकिन वो भी मेरा ऐसा दीवाना हो चुका था कि उसे मेरी बेरुखी से कोई गिला नहीं था। वो मेरी हर अदा पे मरता था। मैं इस हवेली की मालकिन होते हुए भी वहाँ एक कैदी थी। कई बार मैंने कोशिश की कि वहाँ से निकल जाऊं, मगर वहाँ से निकलना नामुमकिन था। चारों तरफ खूंखार कुत्ते और कई चौकीदार खड़े रहते। मैं चाहकर भी नहीं निकल सकती थी। बहरोज खान का खास मुलाजिम शामिर मुझे अजीब नजरों से देखता था। उसे लगता था कि शायद मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ। एक दिन मैंने उसे अकेले में कहा कि मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगी, वो मुझे यहाँ से बाहिफाजत निकाल ले, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में था। सारे मुलाजिम उसके नीचे थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाई। नहीं बीबी जी, ये गद्दारी है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरी मालकिन हैं, इसलिए मैं आपका राज राज रखूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मेरी एक सोतन भी थी जिसका नाम राबिया था। वो किसी बड़े जागीरदार की बेटी थी, सोने से लदी हुई होती, लेकिन वो बांझ थी। वो मुझे हकारत की नजर से देखती थी। उसने एक दिन मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था जब मैंने पलटकर उसकी एक बात का जवाब दिया था। उसका कहना था कि तुम जैसी कमी कमीन मेरी बराबरी करना चाहती हैं। तुम जैसी लड़कियों को चौधरी अपनी वक्ता जिद के तौर पर हवेली लाते हैं और जब दिल भर जाता है तो उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। मैं सुन बनी उसकी जहरीली बातें सुन रही थी। वो सच कह रही थी। हम जैसों की क्या जिंदगी, बस किसी अमीरजादे का खिलौना ही तो थी। उस दिन मैं बहुत रोई और मुझे चौधरी से और सख्त नफरत होने लगी। किसी मुलाजमा ने ये बात चौधरी को बताई तो वो तपिश में आ गया और अपनी बीवी को बहुत बुरा भला कहा। उसका कहना था कि यास्मीन मेरी मोहब्बत है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। उसकी बातों से मुझे और तकलीफ होने लगी थी। मैं भी जिद्दी थी। मुझे उस शख्स से कैसे मोहब्बत हो सकती थी जो मुझे जबरदस्ती उठाकर लाया था। काश कि वो इज्जत से मेरे बाप से मेरा हाथ मांगता, लेकिन उसका कहना था कि हमारा रिवाज है, हमें जो लड़की पसंद आती है हम उठाकर ले आते हैं। उन्हीं दिनों मुझे इल्म हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये कोई अच्छी खबर ना थी मेरे लिए।
میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ بچہ گر جائے۔ کسی ظالم انسان کا بچہ پیدا کرنے سے اچھا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں اب ہر وقت ایسے مشکل کام کرتی جس سے حمل ضائع ہو جاتا۔ میں نے پانی کی بالٹیاں بھر بھر کے پورا صحن دھو ڈالا۔ ملازمہ کو کہا کہ میرے کام میں دخل نہ دے۔ پھر میں نے گھوڑ سواری کی خواہش کی تو بہروز نے گھوڑا میرے حوالے کیا۔ میں کافی دور تک گھوڑے پر گئی۔ میرے پیچھے چودھری بھی تھا اور اس کے کارندے بھی، لیکن اس سے بھی بچہ ضائع نہ ہوا۔ اب میں نے اپنی سوتن کو کہا کہ تم اگر چاہتی ہو کہ تمہاری حیثیت میں فرق نہ آئے تو مجھے حمل ضائع کرنے کی دوا لا دو، کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، اور اگر میں نے اس حویلی کو وارث دیا تو وہ اس گھر کا مالک ہوگا اور میں اس کی ماں، جبکہ تمہاری حیثیت دو کوڑے کی نہیں رہے گی۔ میری بات سن کر رابعہ کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ میں ماں بن سکتی ہوں۔ 2 دن بعد اس نے مجھے دوائی لا دی تھی اور میں نے اسی وقت وہ دوائی لے لی تھی۔ دوسری صبح میں درد سے بے حال تھی اور میری چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا۔ بہروز نے جلدی ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے بتایا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر چودھری نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ بہت غمگین تھا کہ اتنے سالوں بعد اسے اولاد ہونے والی تھی اور اس کی لا علمی میں ہی وہ ضائع ہو گیا، کیونکہ چودھری کو میں نے بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ اب وہ غمناک لہجے میں مجھے دلاسے دے رہا تھا کہ پگلی پریشان مت ہونا، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، لیکن رابعہ بانجھ تھی تو مجھے یہ سکھ نہ دے سکی، اور تو میری زندگی میں بہار لے کر آئی ہے۔ اب میری اولاد ہوگی تجھ سے اور یہ ضائع ہو گیا تو اللہ اور دے دے گا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یہ تو میرا ہی کام تھا کہ وہ بے اولاد رہے، لیکن شام کو ہی جلن کے مارے میری سوتن نے اسے بتا دیا کہ یاسمین نے خود بچہ گرایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بہروز آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے میرے بال پکڑ کر پوچھا کہ کیا یہ سچ کہتی ہے؟ میں نے بھی ڈیٹھ بن کر کہہ دیا کہ ہاں یہ سچ کہتی ہے، مجھے تیری اولاد پیدا نہیں کرنی۔ اس رات میں نے چودھری کو دیکھا، اس کا جو روپ تھا وہ الگ تھا۔ کمرہ بند کر کے اس نے مجھے کوڑے سے مارنا شروع کیا، ہر طرح کی گالیاں دی اور میں بس چپ چاپ مار کھاتی رہی۔ آج میں مار کھا کر بھی خوش تھی۔ مجھے اس کی مار اذیت نہیں دے رہی تھی جتنا اس کی قربت دیتی تھی۔ بول ایسا کیوں کیا تو نے نامراد؟ اس نے تھک ہار کر پوچھا۔ کیونکہ میں تجھ سے آج بھی نفرت کرتی ہوں، میں نے غصے سے اس کے منہ پر تھوکا۔ بے حیا، تجھے عزت راز نہیں آئی؟ اس نے غصے میں آ کر مجھے پھر سے پیٹنا شروع کر دیا اور 3 طلاقیں میرے منہ پر ماری اور کمرے سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ باہر سے تالا لگا کر گیا تھا۔ میرا پہلے ہی درد سے برا حال تھا اور بہروز خان کی مار نے مجھے آدمویا کر دیا تھا، لیکن اس کے آخری الفاظ مجھے زندگی بخش گئے تھے۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ مجھے اس زبردستی کے بندھن سے آزاد کر گیا ہے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن یہ خوشی بھی مجھے نصیب نہ ہوئی۔ 2 دن بعد بہروز میرے کمرے میں آیا۔ وہ میرے لیے کھانا لایا تھا۔ اس نے میرے زخموں پہ مرہم لگانا شروع کیا تو میں نے اسے خود سے دور ہٹنے کا کہا۔ بھول گئے کیا تم مجھے طلاق دے چکے ہو؟ میرے کہنے پہ وہ اچانک میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یاسمین، مجھے معاف کر دو، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ رونے لگا۔ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم مجھے طلاق دے چکے ہو۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا۔ اب وہ روز میرے لیے کھانا پھل وغیرہ لاتا تھا، لیکن زیادہ دیر بیٹھتا نہیں تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میں چپ تھی، صرف عدت گزرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جس دن میری عدت ختم ہوتی میں اس کی منتیں کر کے منا لیتی کہ مجھے جانے دے، لیکن یہ بھی میری بھول تھی۔ میری عدت ختم ہوتے ہی وہ آیا اور مجھے کہا کہ میں نے اپنے خاص ملازم شاہ میر سے بات کر لی ہے، وہ تم سے نکاح کر لے گا اور دوسرے دن تمہیں طلاق دے گا، اور پھر عدت گزارنے کے بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ اس نے جیسے میرے اوپر بم پھوڑا تھا۔ میں جو یہاں سے نکلنے کے خواب دیکھ رہی تھی اور وہ مجھے پھر سے قید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ حویلی میں کسی کو خبر نہیں ہے طلاق کی، اس لیے اس نے مجھے قید کر رکھا تھا تاکہ میں کسی کو بتا نہ پاؤں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلا گیا اور میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی، لیکن بہت سوچ و وچار کے بعد
मैं इस नतीजे पर पहुंची थी कि शामिर से शादी मेरी निजात का जरिया बन सकती है। वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन वो मुझे हवेली के पीछे बने हुए छोटे से कमरे में ले गया, जो कि शामिर का कमरा था। वहाँ एक मौलवी बैठा था जिसने हमारा निकाह पढ़ाया। अब चौधरी दिल पे पत्थर रखकर मुझे शामिर के हवाले करके गया था। मैं जो कमरे में उसका इंतजार कर रही थी, शामिर के मोहब्बत भरे लहजे पे हैरत में पड़ गई थी। मुझे लगा था वो अपने मालिक का लिहाज करेगा, लेकिन उसने तो आते ही मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया। उसने कहा कि वो पहले दिन से मुझ पर फिदा हो गया था जब चौधरी मुझे यहाँ लेकर आया था, लेकिन वो चुप था कि वो गुलाम था। लेकिन उसने सोचा भी ना था कि कभी मैं उसकी दुल्हन बन सकती हूँ। शामिर गरीब था, लेकिन मुझे उसकी बीवी बनते हुए कोई अफसोस ना था। मैंने देखा कि वो मुझे पसंद करता है, तो मैंने उससे कहा, शामिर, मैं हमेशा तुम्हारी बीवी बनना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि तुम मुझे फिर से चौधरी के हवाले कर दो। वो मेरी बात सुनकर हैरान था। हाँ शामिर, मैंने मुस्कुराकर उसे देखा तो वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, देखो जरा, मेरा दिल बेकाबू हो रहा है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही। मैंने उसके दिल पर हाथ रखकर कसम खाई कि मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। किसी तरह से चौधरी को रास्ते से हटाना होगा। मेरी बात सुनकर वो चुप रह गया। मैंने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। देखो शामिर, अब मैं तुम्हारी मनकुआ हूँ, मेरे सारे हकूक तुम्हें हासिल हैं, तुम क्यों मुझे उसके हवाले करोगे? शामिर गहरी सोच में था और कुछ देर बाद वो मेरी हर बात मान चुका था। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे चौधरी के हवाले नहीं करेगा। सुबह होते ही चौधरी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजा खोला। वो खड़ा मुझे अजीब नजरों से देख रहा था। शामिर कहाँ है? उसने बेरुखी से पूछा। शायद कल रात वो सो नहीं पाया था। वो तो बाहर गया हुआ है। मैंने झूठ बोला। चौधरी वापस चला गया। मैं जानती थी कि वो शामिर को क्यों ढूंढ रहा था, ताकि वो मुझे तलाक दे, लेकिन शामिर तो कमरे में ही था। चौधरी के जाते ही वो चुपके से बाहर निकला और रात को ही वो एक खतरनाक किस्म का जहर अपने एक दोस्त के जरिए मंगवा चुका था। वो जल्दी से हवेली की किचन में गया और चौधरी का नाश्ता मांगा। मुलाजमा ने नाश्ता बनाकर दिया। शामिर ने नाश्ते में वो जहर मिला दिया और नाश्ता चौधरी की बैठक की तरफ ले गया, जहाँ वो शामिर का इंतजार कर रहा था। कहाँ था तू बदबख्त? उसे देखकर वो चिल्लाया। सरकार, मैं तो आप ही के पास आ रहा था, फिर मुलाजमा ने आपका नाश्ता दे दिया। ये ले सरकार, नोश फरमाए। वो खुशामद करता हुआ बोला, मैंने तुझे जो कहा था वो काम कर दिया। वो तलाक के बारे में पूछने लगा। जी सरकार, करने ही लगा था कि मालकिन ने कहा कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो उनके लिए आपसे दवाई लेने आया था। बहुत सर दर्द की शिकायत कर रही थी। उसने बहाना बनाया। चौधरी परेशान तो हुआ, पर उसने जाहिर ना किया और शामिर के इसरार पे उसने नाश्ता खत्म किया और वहां से चला आया। आधे घंटे बाद सबको खबर मिल गई कि चौधरी अपनी बैठक में बेहोश पड़ा है। हवेली में कोहराम मच गया था। उसी का फायदा उठा के मैं शामिर के कमरे से निकलकर बैठक में पहुंच गई थी, जहां मेरी सौतन बैन किए जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे देखकर राबिया ने मेरी गुद से पकड़कर मुझे खींचा और एक मुलाजमा को कहा कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। बड़ी आई थी मेरा मुकाबला करने। राबिया बेवा हो गई थी, लेकिन उसे अब भी मुझसे जलन हो रही थी। मुलाजमों ने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला और मैं यही तो चाहती थी। मैंने गेट से बाहर कदम रखा तो ठंडी हवा का खालिस झोंका मुझे नई जिंदगी की नवीद सुना रहा था। कुछ दूर चलकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ लोगों का हजूम जमा हो चुका था। जोक तर जोक लोग ताजियत के लिए जमा हो रहे थे। चौधरी आज अपनी तमाम तर चालों समेत फना हो गया था और मैं आजाद हो चुकी थी। शामिर सवारी लिए गांव के बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे उस तक पहुंचने की जल्दी थी। मैं चाहती तो चौधरी को कबूल कर सकती थी, लेकिन मैं उसके जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहती थी। शायद इसी वजह से मैंने उसकी हर मोहब्बत को ठुकराया था और उसके बदले शामिर की बीवी बनना कबूल किया था, क्योंकि शामिर ने मुझे उससे आजादी दिलाई थी। मैं शामिर के साथ जिंदगी गुजारने का वादा कर चुकी थी। अब मुझे उसी की होकर रहना था।
میری ساری وفائیں اب اس کی ہیں۔ میں خوشی سے تیز تیز قدم اٹھاتی جانے لگی۔